हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले है वो टर्म है हमारे पास क्या चीज़, इनवर्स। मीन्स अगर सपोज करो कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इफ इट इज इन्वर्टिबल, इफ इट इज invertible, then it must be 1 1 and on 2। तो ये 1 1 होना चाहिए एंड on 2 भी होना चाहिए इसमें हमारे पास। तो अगर हमारे पास ये हमारे पास इन्वर्टिबल है तो जो फंक्शन है तो मस्ट एग्जिस्ट g फ्रॉम b टू a। ये हमारे पास अगर f हमारे पास इन्वर्टिबल है तो एक g फंक्शन होगा जो b टू a एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, ठीक है। या और हम इसको ऐसे ले सकते हैं f इनवर्स, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पर पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स हमें पढ़ने हैं इसमें। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या पढ़े हैं, हमने साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स, ठीक है, सीकेंट एक्स एंड कॉट एक्स। ये हमने फंक्शंस हमने पढ़े हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखेंगे इसमें कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये इन्वर्टिबल हैं भी या नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखो साइन के ऊपर आते हैं कि साइन एक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि इन्वर्टिबल के लिए अब हम इसको चेक करेंगे कि ये 1 1 और ऑन टू दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन का ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है, साइन का ग्राफ हो गया। ये साइन का ग्राफ हमने बना दिया इसमें। तो साइन का ग्राफ हमने इसमें बनाया है तो अब देखिए ध्यान से कि इस वैल्यू यहाँ पर सपोज करो दिस भी x1 और यहाँ पर ये x2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये दोनों हमारे पास क्या है, देखो ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है इसमें, ठीक है। ये वैल्यू आ रही सपोज करो कि ये हमारे पास y, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें कि भाई f(x1) जो है और f(x2) जो है दोनों ही इक्वल है, दोनों ही हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने यहाँ पर लिखा x और यहाँ पर हमने लिखा sin x, ठीक है। x लिखा और हमने यहाँ पर sin x लिखा। तो यहाँ पर अगर हम इसमें पुट करें कि भाई सपोज करो कि यहाँ पर हमने काफ़ी सारी एंगल्स ले लिया, हमने जैसे 0 ले लिया, 0 के बाद हमने इसमें 30 डिग्री ले लिया, उसके बाद हमने 45 डिग्री ले लिया, उसके बाद हमने 60 डिग्री ले लिया, 90 ले लिया, 120 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सपोज करो कि हमने 0 ले लिया एंड उसके बाद 1/2 ले लिया, उसके बाद हमने 1/√2 ले लिया, उसके बाद 60 के ऊपर हमारे पास ये हो जाएगा कितना, √3/2 ले लिया, 90 के ऊपर फिर 1 हो जाएगा हमारे पास इसमें। फिर एक वैल्यू अब देखते हैं इसमें कि sin 0 हमारे पास 0 है, sin 30 हमारे पास 1/2 है, sin 45 हमारे पास 1/√2 है, sin 60 हमारे पास √3/2 है, sin 90 हमारे पास 1 है। जब और sin 120 कितना होगा, sin 120 कितना होगा, sin 120 इज इक्वल टू sin 90 प्लस 30 मीन्स cos 30 मीन्स √3/2। तो साइन ये कितना आ गया हमारे पास, √3/2 आ गया हमारे पास इसमें, ठीक है। सपोज करो कि अगर इसमें हमारे पास कितना होता, सपोज 135 और होता हमारे पास इसमें, तो साइन 135 जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, वो फिर से हमारे पास 1/√2। तो ये हमारे पास देखो फिर 1/√2 आ गया। तो ध्यान से देखें तो ये हमारे पास 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 मीन्स, और हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास कैसा है, मैनी वन फंक्शन है। तो पहली कंडीशन ये हमारे पास इन्वर्टिबल की कंडीशंस क्या होती है हमारे पास, कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टिबल होना चाहिए तो अगर हम ये बोले कि ये फंक्शन हमारे पास इन्वर्टिबल है,
इन्वर्टिबल दिस, तो इसका मतलब वो 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास ये 1 1 है ही नहीं, 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं इसको कि भाई साइन एक्स तो इन्वर्टिबल फंक्शन है ही नहीं। लेकिन अब हमें पढ़ना भी है साइन इनवर्स एक्स कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स हमने पढ़ना भी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको, वैसे तो ये 1 1 नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज में हम इसको इन्वर्टिबल बना सकते हैं। इसको कैसे कि हम अगर इसमें ये ले लें, ये हमने ले लिया π/2 और ये ले लिया हमने -π/2, तो π/2 से लेके हमारे पास -π/2 से π/2 के बीच में अगर हम सिर्फ इतना सा ग्राफ ले लें इसका, साइन का अगर हम सिर्फ इतना सा ग्राफ ले लें, साइन का अगर हमने सिर्फ इतना सा ग्राफ ले लिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन कह सकते हैं अब हम इसको। ठीक है, अब बात आती है कि हमने इसी को क्यों लिया। ठीक है, तो हमारे पास हमने इसी को क्यों लिया, या हम ये भी ले सकते हैं इसको यहाँ से लेके हम इसको यहाँ तक भी ले सकते हैं। मीन्स दूसरा हम कहाँ से कहाँ तक, π/2 से लेके हम इसको 3π/2 तक, यहाँ तक भी ले सकते हैं इसको 3π/2 तक। ठीक है, या हम 3π/2 से आगे हम इसको और भी ले सकते हैं, या पीछे -π/2 से -3π/2 तक भी जा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी हमारे पास लिमिट्स है, काफ़ी सारे रेंजेस हैं जिनमें हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारे पास इन्वर्टिबल है। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास क्या है, इन्वर्टिबल है। जब इन्वर्टिबल है तो उसके लिए हम देखो हमारे पास क्या आ गया, -3π/2 से अगर हम -π/2 ले लें, या हम -π/2 से लेके π/2 ले लें, या π/2 से लेके 3π/2 ले लें, तो ये काफ़ी सारे रेंजेस हैं जिनमें हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर इस रेंज में, पर्टिकुलर इस रेंज में, पर्टिकुलर इस रेंज में हमारे पास जो साइन फंक्शन है वो इन्वर्टिबल होगा हमारा। ठीक है, जब ये इन्वर्टिबल होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास इसमें इन्वर्टिबल होगा, तो इनके लिए हम इन रेंजेस में इन्वर्टिबल बोलेंगे। लेकिन जो हम बेसिक चीज़ है, हम जो ये वाली है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम प्रिंसिपल रेंज बोल देते हैं, प्रिंसिपल रेंज बोल देते हैं। ठीक, बाकी सारे भी हमारे पास रेंजेस हैं जिनमें इन्वर्टिबल है, लेकिन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल रेंज हो जाएगा। अब बात आती है साइन एक्स है हमारे पास, साइन एक्स की हम अगर डोमेन की बात करें, मतलब साइन एक्स में हम तो क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम इसमें, तो साइन एक्स में हम कोई भी एंगल हम पुट कर सकते हैं, साइन एक्स में हम कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं, लेकिन साइन एक्स की जो रेंज होगी, साइन एक्स की जो रेंज होगी वो हमारे पास क्या होगी, मतलब आंसर निकल के जो आएगा वो सिर्फ -1 से 1 तक ही निकल के आएगा। ये था हमारे पास किसके लिए, साइन एक्स के लिए। अब बात करें हम साइन इनवर्स एक्स के लिए, साइन इनवर्स एक्स, इसके लिए हमारे पास डोमेन एंड रेंज क्या होगा, साइन एक्स के लिए हमारे पास जो डोमेन है वो डोमेन हमारे पास कितनी होगी कि इसके अंदर हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास जो डोमेन है वो -1 से लेके 1 हमारे पास डोमेन हो जाएगी। और प्रिंसिपल रेंज की बात करें तो इसके लिए प्रिंसिपल रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल रेंज अभी आपको बताया था कि -π/2 से लेके π/2 तक इन क्लोज इंटरवल में हमारे पास ये आए। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी हमारे पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो अगर तो बेसिकली देखा जाए, हम 1 बाय 1 देखो हमने यहाँ पर साइन के लिए डिस्कस किया, 1 बाय 1 सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये इन्वर्टिबल क्यों नहीं है और हम इसको कैसे इन्वर्टिबल बनाएंगे इसको। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, साइन इनवर्स के लिए हमारे पास डोमेन एंड रेंज, साइन एक्स के लिए डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास जो आता है वो है जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, cos x। पहले तो हम देखेंगे कि cos x का ग्राफ कैसे बनता है। cos x का ग्राफ देखने के बाद अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं है, फिर हम उसको इन्वर्टिबल बनाने की कोशिश करेंगे कि हम उसको इन्वर्टिबल हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं ये चेक करना आना चाहिए। ठीक है, और इन्वर्टिबल फंक्शन हम उसी को ही बोलेंगे जो हमारे पास 1 1 है एंड ऑन टू है। तो अब देखो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन हम डिस्कस करते हैं
cos x के लिए cos x का ग्राफ अगर हम बनाएं तो ये हमारे पास देखो cos x का ग्राफ है, ये है, हमने cos x का ग्राफ हमने बना दिया। इसमें 0 π/2 पाई फिर 3π/2, यहाँ पर हमारे पास -π/2, ठीक है, फिर ये हमारे पास पाई, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई अगर ध्यान से देखेंगे कोई भी दो वैल्यूज अगर हम इसमें भी ले लें तो हमारे पास सेम आंसर आता है। उसमें भी हम जैसे ये बोलें कि हमने यहाँ पर एक x1 ये ले लिया और ये हमने यहाँ पर सपोज करो कि x2 ले लिया, तो इन दोनों के ऊपर ही हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। मीन्स f(x1) जो है वो f(x2) के बराबर है, ठीक है, क्योंकि इन 1-1 की कंडीशन क्या होती है, 1-1 के लिए आपको बताया था मैंने। 1-1 के लिए क्या होता है कि इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है, देन x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, f(x1) और f(x2) बराबर है, ये रहा हमारे पास, ये यहाँ पर दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है। इसका मतलब ये हमारे पास 1-1 फंक्शन नहीं है, हमारे पास ये 1-1 फंक्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि 1-1 ही नहीं हो रहा तो बाकी हम आगे 1-2 पे जाएंगे भी कैसे, एक ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब 1-1 नहीं है। लेकिन हम इसको 1-1 बना सकते हैं अगर हम यहाँ से लेके हम सिर्फ यहाँ तक ग्राफ लें। अगर हम ग्राफ सिर्फ इतना लेंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ ये हमारे पास फंक्शन जो है 1-1 है। अगर हम यहाँ से नहीं लेना तो हम यहाँ से लेके आगे तक ले सकते हैं, तो ये 1-1 हो जाएगा हमारे पास इसमें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3π/2 है और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा इसमें, ठीक है। और आगे यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा -3π/2, ये -π, आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2π आ जाएगा। तो देखा जाए तो हमारे पास इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या आ गई हमारे पास, इसमें प्रिंसिपल रेंज आ गई हमारे पास, इसमें प्रिंसिपल रेंज हमारे पास इसकी है 0 से लेके पाई इन द क्लोज इंटरवल। इसके लिए डोमेन भी हमारे पास क्या होती है, डोमेन भी इसकी डोमेन सेम -1 से 1 हमारे पास इसकी डोमेन होती है फॉर cos इनवर्स x। cos इनवर्स x की बात करें तो हम इसमें, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम इन्वर्टिबल के लिए मैं आपको सीधे से समझा दिया आपको कि ये इन्वर्टिबल हमारे पास जो sin x फंक्शन था वो इन्वर्टिबल क्यों नहीं था, cos x फंक्शन है वो हमारे पास इन्वर्टिबल क्यों नहीं था। अब देखो अगले फंक्शन की बात करें, अगर हम फंक्शन ले लें क्या चीज़, tan x की अगर हम बात करें तो tan x के लिए हम अगर बात करें तो tan x का अगर ग्राफ बनाए तो हमारे पास tan x का ग्राफ हमारे पास क्या होता है, कुछ इस टाइप से होता है। हम इसमें इंटरवल्स बना लेते हैं, ये π/2, ये हमारे पास π/2, फिर हम इसमें बना लेंगे इसमें पाई, फिर अगले हम बना लेंगे इसमें 3π/2, ठीक है। इस साइड भी आएंगे तो हमारे पास -π/2, ये 0, ठीक है, और इस साइड आएंगे तो हमारे पास पाई, और यहाँ आएंगे तो हमारे पास माइनस का पाई। तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, हमारे पास जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ये हमारे पास tan x का ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, tan x का ग्राफ है। हम इसको इस टाइप से बना सकते हैं। इसमें भी हम देखें दो वैल्यूज ले लें, कोई भी दो वैल्यूज ले ली, सपोज करो हमने एक x1 ले लिया, यहाँ पर हमारे पास f(x) हो जाएगा। ये हमने दो वैल्यूज ले ली, एक x1 ले लिया हमने, यहाँ पर सपोज करो ये x2 ले लिया, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या नॉट 1-1 है, नॉट 1-1 नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, -π/2 से लेके सिर्फ ये वाला रीजन हम इसमें ले लेंगे, या हम ये वाला रीजन ले लेंगे सिर्फ हम, या हम ये वाला रीजन ले लेंगे। सारी हमारे पास इसकी रेंजेस हैं, बट प्रिंसिपल रेंज की बात करें हम इसमें तो इसकी प्रिंसिपल रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल रेंज इसकी हमारे पास हो जाएगी कि -π/2 से π/2 इन द ओपन इंटरवल, ठीक है। बट इसके हमारे हम ये देखेंगे इसके डोमेन क्या होगी, डोमेन इसकी ऑल डोमेन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हमारे पास इसकी ऑल रियल नंबर्स हमारे पास इसमें हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास tan के लिए हो गया। अब बात करें हम इसमें अगले फंक्शन की बात करें कि सपोज करो कोसिकेंट है हमारे पास, इसमें कोसिकेंट का ग्राफ हम अगर स्टडी करें कि कोसिकेंट का ग्राफ हमारे पास कैसा होता है, ये हमारे पास कोसिकेंट का ग्राफ होता है इस टाइप से, हमारे पास कोसिकेंट का ग्राफ होता है, ये हमारे पास कोसिकेंट का ग्राफ आ गया,
ये हमने कोसिकेंट का ग्राफ बना लिया। ठीक है, इसमें भी हम दे सकते हैं कि ये हमने x1 ले लिया, ये हमने x2 ले लिया, लेकिन दोनों ही हमारे पास क्या है, 1 वैल्यू आएगी, मतलब f(x1) इज इक्वल टू f(x2) हो जाएगा। बट हमारे पास x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं है, तो इसमें भी हम बोल सकते हैं कि सीधा ही कि ये हमारे पास जो है, ये जो है हमारे पास इन्वर्टिबल नहीं है। लेकिन जब हम इसको करेंगे इन्वर्टिबल बनाएंगे हम इसको, तो इन्वर्टिबल बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ हमारे पास इसमें इतना ग्राफ हम इसका ले लेंगे, ये ग्राफ ले लेंगे हम इसमें, ये पोर्शन ले लेंगे और ये पोर्शन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या ये इन्वर्टिबल बन जाएगा। तो इसकी जब हम डोमेन की बात करें तो डोमेन तो हमें पता ही है, ठीक है, cos इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स x की जब हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन मीन्स कौन कौन x की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है हमारे पास इसमें, मतलब डोमेन आपको बताया भी था कि हम कौन कौन सी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो पुट करने वाली बातें आती हैं तो हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। इसमें हम सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर सकते हैं, सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर सकते हैं, एक्सेप्ट हमारे इसमें 0 से 1 के बीच की वैल्यूज़ को हम पुट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए हमारे पास इसमें कोई वैल्यू आती नहीं है इसमें हमारे पास इसमें। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो कोसिकेंट है इसकी डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑल डोमेन हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसमें ऑल रियल नंबर्स लिख सकते हैं इसमें, और रियल नंबर्स में से माइनस कर दे हम कौन सी वैल्यूज़, यहाँ से लेके -1 से लेके 1, -1 से 1 की वैल्यूज़ को हम हटा दें इसमें, तो ये हमारे पास इसकी डोमेन हो जाएगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि -∞ से -1 और यूनियन करके हम इसमें लिख दें कि भाई 1 से क्लोज इंटरवल 1 से लेके यहाँ पर ओपन इंटरवल, ये इसकी डोमेन हम दोनों तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, जो रेंज की प्रिंसिपल रेंज की बात आएगी हमारे पास इसमें, प्रिंसिपल रेंज इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, वो भी देख लेते हैं इसमें। प्रिंसिपल रेंज हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके ये मतलब -π/2 से ये हमारे पास π/2, -π/2 से लेके π/2 हो जाएगी। लेकिन इसमें 0 वैल्यू जो है वो नहीं ले सकते हम इसमें, तो इसमें से हम 0 को हटा देंगे, तो ये हमारे पास इसकी प्रिंसिपल रेंज हो जाएगी। इसी टाइप से हमारे पास बात करें सीकेंट इनवर्स एक्स की, तो सीकेंट इनवर्स एक्स के लिए हमारे पास अगर ग्राफ की बात करें तो सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारे पास कुछ इस टाइप से होता है। सीकेंट इनवर्स का ग्राफ हमारे पास कुछ इस टाइप से होता है हमारे पास इसमें। ये सीकेंट इनवर्स का हमने ग्राफ बना दिया, ये हमारे पास सीकेंट इनवर्स का ये 0 हो गया, ये हमारे पास π/2 हो गया। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास ये माइनस का π/2 हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये वाला पोर्शन ले लेंगे और हम ये वाला पोर्शन ले लेंगे इसमें। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी प्रिंसिपल रेंज आ जाएगी। तो इसके लिए प्रिंसिपल रेंज क्या होगी हमारे पास, प्रिंसिपल रेंज हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल रेंज हो जाएगी हमारे पास 0 से लेके π तक हमारे पास इसमें आ जाएगी। लेकिन इसमें से हम π/2 वाली वैल्यू को इसमें से रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी वैल्यू, नॉट डिफाइंड वैल्यू गेन कर रहा है, इसलिए हम उस वैल्यू को हम यहाँ से हटा देंगे उसमें। ठीक है, इसी टाइप से हम इसमें कॉट की भी बात कर सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स के लिए भी हम इसमें बात कर सकते हैं। कॉट के लिए कोई प्रिंसिपल रेंज निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। प्रिंसिपल रेंज हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉट इनवर्स एक्स के लिए हमारे पास इसकी हो जाएगी वही चीज़ आएगी हमारे पास 0 से π के लिए आ जाएगी, ओपन इंटरवल में हमारे पास इसमें। ठीक है, इस टाइप से हमें सारी प्रिंसिपल वैल्यूज़ को हर एक फंक्शन के लिए, हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने क्या क्या पढ़े, एक हमने साइन इनवर्स एक्स पढ़ा है, कॉस इनवर्स एक्स, मतलब जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हमने उन्हीं का ही इनवर्स पढ़ा किया है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स एक्स है, फिर हमारे पास सीकेंट इनवर्स एक्स है, फिर हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स है। ठीक है, देखो एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब कभी भी 1/sin x का मतलब नहीं होता। या हम ये साइन इनवर्स x जो है इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन की पावर -1 है। ठीक है, पावर ऑफ साइन, ये भी हमारे पास गलत है। दोनों ही का ही मीनिंग हमें नहीं लेना है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन का मतलब ये नहीं कर सकते हम कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/sin, ये गलत हो जाएगा। या हम साइन इनवर्स एक्स को ये नहीं बोल सकते कि साइन की पावर में -1। ठीक है, ये दोनों चीज़ें गलत हैं, इन चीज़ों को हमें इसमें ध्यान रखना है।
ठीक है। तो ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। डोमेन रेंज हमारे पास इनकी क्या क्या होती है, एक बार हम डोमेन और रेंज को थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। हर एक जितने भी हमने अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं इन सब के डोमेन एंड रेंज, इन सबको हम लिख लेते हैं एक बार टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर प्रिंसिपल रेंज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम करने की कोशिश करते हैं कि, और उसको हम सीखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी हमें प्रिंसिपल रेंज के ऊपर क्वेश्चंस दिया है, प्रिंसिपल रेंज के ऊपर जब भी क्वेश्चन दिया है तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल रेंज निकालने के लिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो प्रिंसिपल रेंज में लाई करेगा या नहीं करेगा। इस चीज़ को हमें बिल्कुल ध्यान से समझना है कि जो कोई भी अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो हम देखेंगे कि वो प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसमें, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखते हैं हम इसमें कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। लेकिन क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आपको एक बार सारे लिख देता हूँ। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, फंक्शन लिख दिया मैंने, ठीक है, फंक्शन लिख दिया। फंक्शन हमारे पास फिर कौन कौन से, एक साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, उसके बाद हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स। ये हमारे पास इसके फंक्शंस हैं। अब इनकी देखो, इसकी अब इनकी डोमेन को लिखते हैं। इनके हमारे पास डोमेन क्या क्या आएगी, ठीक है। डोमेन साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है हमारे पास वो -1 से 1 होगी, कॉस इनवर्स एक्स की -1 से 1 होगी, टेन इनवर्स की हमारे पास ऑल रियल नंबर्स है, ऐसे हम टेन यहाँ पर हमारे पास कोड है, ठीक है। कोसिकेंट इनवर्स के लिए क्या बताया था, ऑल रियल नंबर्स में से हम -1 से 1 वैल्यूज को हम अगर हटा देंगे तो हमारे पास इसके लिए आ जाएगी। ऐसे हमारे पास सेकेंड के लिए है, -1 से 1 की वैल्यूज को माइनस कर देंगे। कॉट इनवर्स के लिए हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर्स है हमारे पास इसमें, ठीक है। इन चीज़ों को हम इसमें ध्यान रखेंगे। अब इनकी प्रिंसिपल रेंज क्या आती है हमारे पास इसमें, वो और लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने इनको साइड में इसलिए लिख रहा हूँ कि हम जब क्वेश्चंस को करेंगे तो ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि किसके लिए क्या वैल्यू होती है हमारे पास। प्रिंसिपल रेंज हमारे पास इसमें क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स के लिए आपको बताया था -π/2 से π/2 इन द क्लोज इंटरवल, कॉस इनवर्स एक्स के लिए 0 से π इन द क्लोज इंटरवल, ठीक है। टेन इनवर्स के लिए हमारे पास -π/2 से π/2 इन द ओपन इंटरवल। कोसिकेंट इनवर्स के लिए आपको क्या बताया था, कोसिकेंट इनवर्स के लिए हमारे पास इसमें से कोसिकेंट इनवर्स में हमारे पास देखो इसी डोमेन में ये चीज़ आ रही है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि -π/2 से π/2 पे तो आएगा ही क्लोज इंटरवल में, लेकिन कोसिकेंट इनवर्स में कभी भी जो है वो 0 के ऊपर नहीं आएगा, तो इसमें से हम 0 को हटा देंगे इसमें से। सीकेंट इनवर्स के लिए हमारे पास क्या है, 0 से π आएगा, लेकिन इसमें π/2 के ऊपर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होगी, नॉट डिफाइंड होता है π/2 के ऊपर। और कॉट इनवर्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल में 0 से π। ये हमारे पास इसके फंक्शंस हैं हो गए। इनकी डोमेन हमारे पास क्या है, वो डोमेन हमने इसमें लिख दिया है। प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, वो प्रिंसिपल रेंज हमने इसमें लिख दी है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि कोई क्वेश्चन हमें इस टाइप से दे दिया कि साइन इनवर्स -√3/2, साइन इनवर्स -√3/2 अगर हमें यहाँ पर दे दिया, तो अब इसमें हम देखेंगे कि वैल्यू मतलब क्या, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, प्रिंसिपल रेंज निकालने के लिए हम इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है हम इसको = थीटा मान लेते हैं। थीटा मानेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा =√3/2। देखो बेसिक स्टेप जो है, जो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, हम कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, वो चीज़ हम इसमें हम देख रहे हैं इसमें। तो साइन थीटा ये आ गया, तो साइन को हम इधर लेके आएंगे तो साइन -sin थीटा =√3/2। तो यहाँ पर हम इसको क्या है, हम इसको ये लिख सकते हैं, और √3/2 साइन की वैल्यू 60 के ऊपर होती है, तो हम यहाँ पर लिख लें sin π/3। तो यहाँ से साइन हटाएंगे तो -θ π/3, थीटा -π/3। क्या ये हमारे पास इसकी प्रिंसिपल साइन की प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास इसकी प्रिंसिपल रेंज में लाई करेगा इसमें। तो इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, -π/3 हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसी टाइप से हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं इसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें इसमें दे रखा हो कि मान लो कि हमें इस टाइप से दे रखा हो, कोस साइन इनवर्स
साइन इनवर्स, फिर हमारे पास इसमें दे रखा है कॉस, और फिर आगे हमें दे रखा है फिर से साइन इनवर्स, और फिर हमारे पास इसमें दे रखा है -√3/2। ठीक है, इस टाइप से हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें हमें बोला है कि इसकी प्रिंसिपल रेंज निकालनी है। तो देखो इसकी भी अप्रोच हमारे पास, देखो हम हमेशा इनमें क्या करेंगे, अंदर से स्टार्ट करते हैं। इसको हम मान लेंगे थीटा, जैसे हमने इस क्वेश्चन में हमने ट्राई किया था, इसको थीटा मानेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है -√3/2। ठीक है, या हम इसको यहाँ से, या हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स कॉस, और यहाँ पर हमारे पास माइनस में π/3 आ गया था। ठीक है, तो कॉस माइनस थीटा कितना होता है हमारे पास, हमने पढ़ा भी है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स कॉस π/3। तो cos π/3 मीन्स cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 की। आ गया हमारे पास साइन इनवर्स 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है हमारे पास, 30 के ऊपर। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 30। ठीक है, तो जब अगर ये हमारे पास प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है तो हम इसको हटा देंगे, या हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर ये लिख सकते थे कि π/6 आ गया, जो कि हमारे पास इसकी -π/2 से π/2 वाली प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, कुछ इस टाइप से हम क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें सिर्फ डोमेन निकालने के लिए बोला है, रेंज निकालने के लिए नहीं बोला। तो हमें मान लो कि हमें बोला कि cos इनवर्स 2x - 1, इसके लिए फाइंड डोमेन फाइंड करो। तो डोमेन फाइंड करने के लिए अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमें मालूम है कि cos इनवर्स की जो डोमेन है, cos इनवर्स की जो डोमेन है वो -1 से 1 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो 2x - 1 है वो 1 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो अगर ये -1 है तो +1 हमने यहाँ कर दिया, +1 हमने यहाँ कर दिया, तो यहाँ पर कितना है 0, ये 2x और ये 2 आ गया। 2 से डिवाइड कर दिया हमने इसको, 2 से डिवाइड कर दिया, तो x जो आ जाएगा वो 0 और 1। तो हमारे पास इसकी जो डोमेन है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसकी डोमेन हमारे पास आ जाएगी 0 से लेके 1 इन द क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हम इसमें हमें मिलेंगे। और दूसरे हमारे पास इसमें मान लो थोड़ा सा एक लेवल और अगर हम इसमें बढ़ें, ये थोड़े से 2 कंपोजिट फंक्शंस ले, 2 इनवर्स फंक्शंस का समीशन ले लें, या 2 इनवर्स फंक्शन का एडिशन ले लें। उस टाइप के क्वेश्चंस में अगर हमें बोला जाए कि इनकी प्रिंसिपल रेंज निकालो, तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस को किस टाइप से करेंगे वो चीज़ अब हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि सब हमें दे रखा हो क्वेश्चन में कि एक दे रखा हो साइन इनवर्स 1/2 और दूसरा दे रखा हो tan इनवर्स 1। हमें मान लो ये दे रखा है साइन इनवर्स 1/2 और साथ ही साथ इसमें दे दिया हमें tan इनवर्स 1। ये हमें अगर दे दिया तो हम इसमें हम क्या करेंगे कि हमें इनकी इंडिविजुअल जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल रेंज है, उसको फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, π/6। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास क्या होती है, हमारे पास π/4। हमने इन दोनों की लिखी है ये दोनों वैल्यू। अब इन दोनों का चेक और कर लेते हैं, क्या π/6 साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में है, लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। क्या tan इनवर्स की हमने π/4 लिखा है, तो क्या tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो हम ये इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 45 + 30 हमारे पास, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा इसमें 12, 6 और 4 का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 2 2 3 मीन्स 12। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 पाई प्लस में 3 पाई, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका 5 π/12 इसका आंसर होगा। तो हमें जैसे 2 फंक्शंस, 2 इनवर्स फंक्शंस का सम दे दिया, 2 जरूरी नहीं, हमें 3 इनवर्स फंक्शंस का सम भी दिया जा सकता है, हमें 4 इनवर्स फंक्शंस का भी सम हमें दिया जा सकता है। तो उनको हमें हमने उनकी इंडिविजुअल प्रिंसिपल वैल्यूज को हमें निकालना है। फिर उनको जो जहाँ पर प्लस बोला है उसको प्लस कर देंगे, जहाँ पर हमें माइनस बोला है हम उसको माइनस कर देंगे उसको। ठीक है, जैसे अब हम इसमें देखें, सपोज करो कि हमें दे रखा है कि साइन इनवर्स -√3/2 और प्लस में
कॉस इनवर्स हमें यहाँ पर दे दिया जाए, सपोज करो कि -1/√2, ठीक है। और फिर प्लस में हमें माइनस में सपोज करो हमें दे दिया कोसिकेंट इनवर्स 1, जब -1 ले लेते हैं। और फिर प्लस में हमें दे दिया कॉट इनवर्स -1, ये भी हमें दे दिया। तो अब हम इसमें निकालने के लिए बोलेंगे इसकी वैल्यू निकालो, तो हम हर एक की क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। और जहाँ पर हमें प्लस बोला है वहाँ प्लस कर देंगे, जहाँ पर हमें माइनस बोला है हम वहाँ पर उसको माइनस कर देंगे इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें अब ये सारी वैल्यूज हमें दे रखी है। अब इनके हम 1 बाय 1 इनकी हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। तो आपको जो प्रोसीजर बताया है मैंने, उसी प्रोसीजर को ही फॉलो करेंगे। कि जो प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो आंसर है वो कभी गलत नहीं होगा। हमने क्या किया कि पहले साइन इनवर्स -√3/2 ले लिया, तो इसको हमने क्या किया, थीटा मान लिया। थीटा मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें थीटा मानने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया ही था, ये यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन कितने पे होता है हमारे पास 60, मतलब π/3 पे, मीन्स थीटा इज इक्वल टू -π/3 आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब कॉस इनवर्स में आ जाते हैं, कॉस इनवर्स -1/√2। यहाँ से हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, इसको हम सपोज करो इसको फाई मान लिया हमने, फाई मान लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos फाई इज इक्वल टू -1/√2। तो माइनस में cos फाई इज इक्वल टू 1/√2, या हम इसको लिख सकते हैं साइन cos π/4, माइनस साइन है तो बाहर माइनस आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos, इसको हम लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे तो पाई माइनस में 5। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास cos फाई आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास cos π/4, मीन्स पाई माइनस में 5 इज इक्वल टू π/4, देन 5 इज इक्वल टू पाई माइनस में π/4 मीन्स 3π/4। तो यहाँ से हमने देखो इसकी वैल्यू हमने निकाली 3π/4, इसकी वैल्यू हमने निकाली, इसकी निकाली कोसिकेंट इनवर्स -1। तो कोसिकेंट इनवर्स -1 को भी हम कर लेते हैं कि, तो हमने यहाँ पर लिखा कोसिकेंट इनवर्स -1, इसको हमने सपोज करो कि a मान लिया, तो कोसिकेंट a इज इक्वल टू -1 माइनस कोसिकेंट a इज इक्वल टू 1 कब होता है, कोसिकेंट 1 कब होता है हमारे पास इसमें, साइन 190 पे, तो कोसिकेंट भी 90 पे, तो ये आ गया हमारे पास π/2। तो हम इसको कोसिकेंट -a इज इक्वल टू π/2, तो a की वैल्यू हमारे पास -π/2 आ जाएगी। इसी टाइप से हम कोट इनवर्स निकाल लेते हैं। कोट इनवर्स हमारे पास -1 कब होता है हमारे पास इसमें, वो देखेंगे। इसको हमने सपोज करो b मान लिया, कोट b इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, माइनस कोट b इज इक्वल टू 1, या हम इसको ले सकते हैं कि कोट π/4। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, कोट -b इज इक्वल टू हमारे पास π/4 आ गया, तो b इज इक्वल टू -π/4। तो क्या है, -π/4 कोट वाली प्रिंसिपल रेंज में है, तो -π/4 इसकी प्रिंसिपल रेंज में यहाँ पर हमारे पास नहीं है। तो हम इसका मतलब ये नहीं लाई कर रहा है इसमें 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में अगर ये नहीं लाई कर रहा है तो हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ से स्टेप में हम क्या आ जाएंगे, यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, इस स्टेप के बाद हम इसको लिखेंगे कि भाई कोट पाई माइनस में b। उस केस में भी सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव, तो यहाँ से हमारे पास इज इक्वल टू कोट π/4। तो यहाँ से हमारे पास पाई माइनस में b इज इक्वल टू π/4, देन b इज इक्वल टू पाई माइनस में π/4, तो यहाँ से 3π/4 हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। हर एक की प्रिंसिपल वैल्यू हमने इसमें निकाली। इसको हमने माना था थीटा, इसको हमने माना था फाई, इसको हमने माना था a, इसको हमने माना था b। सबकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पहली वैल्यू आई थी -π/3, दूसरी वैल्यू आई थी प्लस में हमारे पास 3π/4, फिर वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस में -π/2, और फिर हमारे पास वैल्यू आई थी 3π/4, ठीक है। इन सबको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास इसकी पूरे की इसके आंसर हमारे पास इसमें आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे पास डोमेन निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए हमारे पास इसमें आ सकते हैं क्वेश्चंस में। तो हमें इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करना होता है इसमें, तो वो चीज़ हम इसमें ध्यान रखेंगे कि हमें किस टाइप से फॉलो करना है इसमें, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं
अब इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि और भी हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उनको भी देखेंगे। देखो इसको यहीं पर लिखे रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं तो जो ये हमारे पास है, ये हमारे पास दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए प्रिंसिपल रेंज होती है, क्या हमारे पास उसकी डोमेन होती है। ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑटोमेटिकली दिमाग में होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करके इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, तो करके आए भी हैं। हमें दे रखा tan इनवर्स, फिर हमारे पास ब्रैकेट में हमारे पास दे रखा 2 cos, फिर ब्रैकेट में दे रखा हमें 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, इस टाइप के हमें क्वेश्चन अगर दे रखे हो तो कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो tan इनवर्स 2 cos, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 sin की वैल्यू 1/2 कब होती है 30 पे, मतलब 5/6 पे। ये आ गया हमारे पास इसमें tan इनवर्स 2 cos, ये इससे कट गया तो क्या आ गया 5/3। अब tan इनवर्स cos 5/3 मतलब cos 60 मतलब 1/2, तो 2 इंटू में 1/2, तो ये कट गया, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास tan इनवर्स 1 बच गया। tan की वैल्यू 1 क्या होती है π/4 के ऊपर होती है। क्या ये इसकी प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, इस टाइम इंडियन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और हम वैसे मैंने थोड़ा मेन एक दो क्वेश्चंस एग्जांपल लेके आपको समझा दिया इसमें। जब हम इसमें प्रॉब्लम्स पूरे चैप्टर की जो स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं या कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं या जो बोर्ड में आए क्वेश्चंस को जब डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो हम फर्दर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, तो देखो हमने इसमें आज हमने क्या देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। ये सबसे पहले हमने देखा इसमें कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इन्वर्टिबल नहीं होता है, लेकिन हम उसको इन्वर्टिबल बना सकते हैं। तो हम उसको इन्वर्टिबल हम कैसे बनाएंगे वो हमने देख लिया इसमें प्रिंसिपल रेंज के हिसाब से। हमने हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाया। इन्वर्टिबल बनाने के बाद साथ साथ हमने देख लिया कि कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, और उनको हमें क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना है वो हमने इसमें देख लिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम्स के ऊपर आ जाएंगे, जो स्पेशल प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, उसके बारे में हम उसमें फिर डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, देन ओके, सी यू अगेन।